यह वीडियो बीएससी या बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अंदर अपना पेपर थर्ड चल रहा है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की ये यूनिट नंबर 1 है और यूनिट नंबर 1 का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर के अंदर अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं दो बिंदुवत स्रोतों से उत्पन्न तरंगों के अध्यारोपण की गणितीय विवेचना। तो अध्यारोपण क्या होता है ये अपन ने देख लिया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब इसको अपन गणितीय रूप में पढ़ेंगे, यानी कि दो तरंगे लेंगे, उन दोनों का अध्यारोपण करवाएंगे और ये देखेंगे कि जो नई तरंग बन रही है उसका आयाम क्या है, ठीक है, उसका किसी समय पर विस्थापन क्या है, ठीक है। ये चीजें अपन जो है यहाँ पर मैथमेटिकली पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अध्यारोपण के लिए या व्यतिकरण के लिए आवश्यक है कि दोनों तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या रहनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें जो दो स्रोत ऐसे स्रोत ले लेते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या हो, एक समान है। तो माना किसी माध्यम में दो बिंदुवत प्रकाश स्रोत, दो बिंदुवत प्रकाश स्रोत S1 व S2 है। ये दोनों प्रकाश स्रोत माना किसी माध्यम में दो बिंदुवत प्रकाश स्रोत S1 व S2 हैं। ये दोनों प्रकाश स्रोत एक वर्णी को जो है इंग्लिश में कहते हैं मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जिससे निकलने वाली तरंगों की सभी तरंगों की तरंग दैर्घ्य समान रहती है, उसको एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहते हैं। ऐसा प्रकाश स्रोत जिससे निकलने वाली सभी तरंगों की तरंग दैर्घ्य एक समान रहती है उसको एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो आपने दो स्रोत लिए, दोनों प्रकाश स्रोत क्या हैं, एक वर्णी है, ठीक है। अर्थात इनसे उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा समान है। इनसे उत्पन्न तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा समान है, ठीक है। अब देखिए आप यहां पे कि माना S1 से उत्सर्जित तरंग का आयाम, S1 से उत्सर्जित तरंग का आयाम E01 या E01 है, ठीक है। तथा S2 से उत्सर्जित तरंग का आयाम E02 है। S1 से उत्सर्जित तरंग का आयाम मान लेते हैं E01 है और S2 से उत्सर्जित तरंग का आयाम मान लिया अपन ने E02 है, ठीक है। और इन तरंगों की प्रारंभिक कलाएं φ1 व φ2 हैं तथा इन तरंगों की प्रारंभिक कलाएं क्रमशः φ1 व φ2 हैं। प्रारंभिक कलाएं φ1 व φ2 हैं, ठीक है। ये तरंगे माध्यम में किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं एवं ये तरंगे माध्यम में किसी बिंदु P पर अध्यारोपित होती है जिसकी S1 व S2 से दूरियां क्रमशः x1 व x2 है।
जिसकी S1 व S2 से दूरियां क्रमशः x1 व x2 है। ठीक है, ये अभी अपन जनरल चीजें लिख रहे हैं प्रकाश शोध के बारे में, तरंगों के बारे में। ठीक है, अब अभी अपन मैथमेटिकल जो डिस्कशन है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो जनरल बातें हैं वो अपन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए, यहां तक। लिख लीजिए। देखो, माना किसी समय स्मॉल t पर इन तरंगों के विस्थापन के समीकरण निम्न है। विस्थापन के समीकरण निम्न, माना किसी समय t पर इन तरंगों के विस्थापन के समीकरण निम्न है। E1 इक्वल टू E01 साइन ओमेगा t माइनस kx1 प्लस phi1। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E01 साइन ओमेगा t माइनस kx1 माइनस phi1। ठीक है, इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। इसको अपन ने समीकरण नंबर दे दिया 1। ठीक है, और दूसरी तरंग का विस्थापन का समीकरण E02 साइन ओमेगा t माइनस kx2 प्लस phi2। ठीक है, इक्वल टू E02 साइन ओमेगा t माइनस kx2 माइनस phi2। इसको अपन ने समीकरण नंबर दे दिया 2। ठीक है, अब देखिए आप यहां से कि अपन ने ये पहले बता दिया है कि ये आपके पास E01 और E02 क्या है, ये तो आयाम है ही। ठीक है, ये अपने x1 और phi1 और x2 phi2 भी बता दिया। यहाँ पे एक चीज आई है ओमेगा, यहाँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी, और k इक्वल टू क्या है 2 पाई बाई लैम्बडा। तरंग संचरण नियतांक कहते हैं इसको। ठीक है, लिख लीजिए एक बार, ये दोनों लिख लीजिए।
दो तरंग ले लिया आपने, एक E0 E1 और E2, एक की विस्थापन है E1 और दूसरे का विस्थापन है E2 किसी समय स्मॉल t पर। वैसे अपन जो है दो से अधिक तरंगों में भी अध्यारोपण करवा सकते थे, लेकिन सिंपल से सिंपल अपन दो तरंगे ले रहे हैं और उनमें अध्यारोपण करवा रहे हैं। लिख लीजिए, जैसे अपन डायग्राम में भी थोड़ा सा बता देंगे कि जैसे एक यहाँ पे अपना S1 स्रोत है, यहाँ S2 स्रोत है, यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। तो दोनों तरंगे जाके इस बिंदु P पर मिल रही हैं और यहाँ पे अध्यारोपित हो रही हैं। इससे निकलने वाली तरंग की तरंग दैर्घ्य भी लैम्बडा है, इससे भी लैम्बडा ही है, और ये दूरी जो है x1 है, ये जो दूरी है वो कितनी है, x2 है। ये चित्र भी बना लो छोटा सा। ठीक है, अब देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से नई बनने वाली तरंग, नई बनने वाली तरंग का परिणामी विस्थापन, नई बनने वाली तरंग का परिणामी विस्थापन निम्न होगा। ठीक है, क्या होगा, E उसको अपन E से डिनोट कर देते हैं और E इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E1 प्लस E2। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, तो आपको इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखेंगे तो आपके पास E वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, E01 साइन ओमेगा टी माइनस kx1 माइनस phi1 प्लस E02 साइन ओमेगा टी माइनस kx2 माइनस phi2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए आप इसके आगे यहां पे देखिए, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए की जगह ये है, ये बी की जगह हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, प्लस E02। ठीक है, इसमें भी यही फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस समीकरण में साइन साइन वाली टर्म को एक जगह ले लेंगे और साइन ओमेगा टी वाली टर्म को एक जगह ले लेंगे, कॉस ओमेगा टी वाली टर्म को एक जगह ले लेंगे। ठीक है, तो अभी इसको यहां तक करिए एक बार, आप यहां तक लिखिए फटाफट। देखिए ये E01 इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, ऐसे E02 इसके साथ गुणा होगा और इसके साथ गुणा होगा। तो E वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E01 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस kx1 माइनस फाइव माइनस E01 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन kx1 माइनस फाइव, ठीक है, प्लस E02 साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू कॉस kx2 माइनस फाइव टू माइनस E02 कॉस ओमेगा टी साइन kx2 माइनस फाइव टू, ठीक है। अब देखिए आगे यहां से ये क्या आ जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा E01 कॉस kx1 माइनस फाइव और यहाँ पे प्लस E02 कॉस kx2 माइनस फाइव टू। इन दोनों में से देखिए आप माइनस कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा, E01 साइन kx1 माइनस फाइव प्लस E02 साइन kx2 माइनस फाइव टू, ठीक है। समीकरण नंबर 3 पहले आ गए हैं आपके पास, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये इसको अपन मान लेते हैं a cos थीटा साइन ओमेगा टी, इसको अपन ने मान लिया a cos थीटा माइनस cos ओमेगा टी, और इसको अपन ने मान लिया a साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लिया a cos थीटा, इसको मान लिया a साइन थीटा, तो E वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास या a साइन ओमेगा, a कॉमन आ जाएगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ठीक है। a क्या आ गया, कॉमन आ गया, लिख लीजिए एक बार यहां तक। देखिए ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो आपके पास ई वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन
ओमेगा टी माइनस थीटा। समीकरण नंबर 4 पहले आ गए हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। अब यहां पे आपको ये बताना पड़ेगा, ये परिणामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है। ठीक है, यह है परिणामी तरंग, जिसको अपन नई तरंग भी कह रहे हैं। परिणामी तरंग या नई तरंग के विस्थापन का समीकरण है। परिणामी तरंग या नई तरंग के विस्थापन का समीकरण है। ठीक है, अब यहां पे आपने क्या माना था? ए कॉस थीटा किसको माना था और ए साइन थीटा किसको माना था? ये चीज आपको साइड में लिखनी पड़ेगी। ए कॉस थीटा किसको माना था अपन ने? E01 कॉस kx1 माइनस phi1 प्लस E02 कॉस kx2 माइनस phi2। ठीक है, इसी तरीके से E01 साइन kx1 माइनस phi1 प्लस E02 साइन kx2 माइनस phi2। समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 7 लिख लीजिए यहां तक। ये अपन ने दो तरंगों का अध्यारोपण करवाया। दो तरंगों का अध्यारोपण से जो नई तरंग बन रही है उसका किसी समय टी पर विस्थापन का समीकरण ये आ गया, और उसका आयाम क्या है? यहाँ पे कैपिटल ए है। ठीक है, तो अब अपन कैपिटल ए का ही मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे? अब अपन कैपिटल ए का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए दो तरंगों के अध्यारोपण, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग, परिणामी तरंग या नई तरंग, ठीक है, का आयाम, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम, यानी कि कैपिटल ए की वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे। अब आप देखिए यहां पर समीकरण नंबर 6 और 7 में देखिए, समीकरण 6 और 7 से अपन ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? ए का मान ज्ञात कर सकते हैं कि अपन समीकरण 6 का स्क्वायर कर दे और समीकरण 7 का स्क्वायर कर दे। समीकरण 6 का स्क्वायर कर दे और समीकरण 7 का स्क्वायर कर दे। ठीक है, और दोनों को जोड़ दें। समीकरण 6 के स्क्वायर प्लस समीकरण 7 के स्क्वायर से 6 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए ठीक है, समीकरण 6 आपके पास क्या है? समीकरण 6 का स्क्वायर करेंगे अपन तो इधर LHS में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। RHS में क्या आ जाएगा? RHS में E01 साइन ओमेगा टी
E01 cos kx1 माइनस फाइव वन, ठीक है, प्लस E02 cos kx2 माइनस फाइव टू, ठीक है। ये किसका मान है? a cos थीटा, मतलब a cos थीटा की जगह ये था आपके पास, तो इधर की तरफ इसका स्क्वायर हो गया, तो इधर की तरफ भी किसका स्क्वायर होगा? इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा E01 साइन kx1 माइनस फाइव वन प्लस E02 साइन kx2 माइनस फाइव टू का स्क्वायर, ठीक है। तो समीकरण 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया। समीकरण 6 और 7 का स्क्वायर करके अपन ने क्या किया है? जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। अब देखिए आप यहां से इन दोनों को अपन करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो यहां पर तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास? इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? गुणा कर दिया, ठीक है। अब इसका करेंगे इसी तरीके से E01 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx1 माइनस फाइव वन प्लस E02 का स्क्वायर साइन स्क्वायर kx2 माइनस फाइव टू प्लस 2E01 E02 साइन kx1 माइनस फाइव वन साइन kx2 माइनस फाइव टू, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से आप क्या करोगे? इन दोनों में से आप E01 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां से अपन E02 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? 2E01 E02, ठीक है। तो यहां से अपन ने E01 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? 1। इधर से यहां पर इसका ये E02 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएंगे और यहाँ पे 2E01 E02, ठीक है, और ये हो जाएगा cos kx1 माइनस फाइव वन cos kx2 माइनस फाइव टू प्लस साइन kx1 माइनस फाइव वन साइन kx2 माइनस फाइव टू, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। ओके बच्चों, समीकरण 7 पहले आ गए हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 8। उतार लीजिए एक बार यहां तक उतार लीजिए एक बार।
अब आप फॉर्मूला जानते हो cos A cos B प्लस sin A sin B का क्या फॉर्मूला होता है? cos A माइनस B, ठीक है, cos A cos B, cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है, तो cos A माइनस B। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02, ठीक है, और cos kx1 माइनस 5 a माइनस b kx2 माइनस 5, ठीक है, cos kx1 माइनस 5 माइनस kx2 माइनस 5 cos a माइनस b, ठीक है। यहां से a स्क्वायर इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 cos, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं एक बार देखिए। इधर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साइड में, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी नहीं है। kx1 माइनस 5 माइनस kx2 माइनस 5 ये हो रहा है इससे, ठीक है, नहीं प्लस हो जाएगा 5 सॉरी, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए आप kx1 माइनस kx2 x1 x2 को एक साथ ले लिया और यहां से माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। यहां से देखो आप 5 प्लस का है तो ये kx1 माइनस kx2 प्लस 5 माइनस 5, तो इसको भी अगर अपन इस फॉर्म में बनाना चाहें x2 को, तो इनमें से अपन क्या ले लें? माइनस कॉमन ले लो यहां से आप। तो एक पहले तो आप एक काम करिए, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। अब इनमें से अपन माइनस के कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद, माइनस कॉमन लेने के बाद आ जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा 5 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब देखिए आपके पास यहाँ मतलब इसको, ये जो आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो है, ठीक है, इसको अपन क्या ले सकते हैं? माइनस के x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है। और अपन जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा, ठीक है। तो माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ माइनस से, तो ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? के x2 माइनस x1 माइनस 5 माइनस 5, ठीक है, ये लिख सकते हैं और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 9। अब देखिए ये इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस के x2 और x1 दोनों दूरियां हैं, दो दूरियों का अंतर करेंगे तो क्या आएगा? दूरी आएगी, ठीक है, उसको अपन डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। और ये भी कोण है, ये भी कोण है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कोण ही आएगा, ठीक है। तो ये इसको अपन किससे डिनोट कर देते हैं? फाई से डिनोट कर देते हैं। इसको अपन समीकरण नंबर 10 कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है समीकरण नंबर 10 जो है दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली तरंग का आयाम का सूत्र है, ठीक है। समीकरण 10 दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग के आयाम का मान है, ठीक है। यहां ये जो डेल्टा है इसको आपने क्या माना है? x2 माइनस x1, ठीक है। दो दूरियों का जो अंतर करेंगे तो वो भी क्या आएगा? दूरी ही आएगा। दो दूरियों का अंतर भी क्या आता है? दूरी ही आती है, ठीक है। इसको कहते हैं पथांतर, पथों में अंतर,
जैसे S1 से चलने वाली तरंग और S2 से चलने वाली तरंग के पथ ही तो है ही है, ठीक है। तो इन दोनों के पथों में अंतर, इसको बोलते हैं पथांतर। और फाई को वो क्या बोलते हैं, फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1, इसको बोलते हैं कलांतर, कलाओं में अंतर, कलांतर, ठीक है। ओके बच्चों, जैसे अपन 3 पेन में से एक पेन को घटाएं तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, 2 पेन। मतलब जिस क्वांटिटी में, जिस फिजिकल क्वांटिटी में से उसी को घटाओगे, ठीक है, तो वही फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो पथ में से पथ को घटाओगे तो पथ ही आएगा, ठीक है, और कोण में से कोण को घटाओगे तो कोण ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास यहां तक लिख लीजिए एक बार। तो ये परिणामी तरंग का आयाम आ गया है। अब है दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता। दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता। तीव्रता को कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, इंटेंसिटी। दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता, ठीक है। तो पहले इसमें क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि तीव्रता I इक्वल टू के ए स्क्वायर होती है। I इक्वल टू क्या होती है, के ए स्क्वायर। के यहाँ पे एक नियतांक है, ए क्या है, आयाम, ठीक है। तीव्रता I इक्वल टू क्या होती है, के ए स्क्वायर होती है, ठीक है। यहां के नियतांक है,
ठीक है। और ए क्या है? आयाम। ए क्या है? आयाम। अब देखिए, एवं दो तरंगों के अध्यारोपण से, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली, अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल ए निम्न होता है। क्या होता है? ए या ए स्क्वायर, मान लीजिए आप ए स्क्वायर ही चाहिए आपको तो ए स्क्वायर ही लिख दो आप, तो ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप एक ये काम कर सकते हैं, आयाम का वर्ग, तरंग के आयाम का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर निम्न होता है, निम्न होता है। क्या होता है? देखिए, ए स्क्वायर इक्वल टू E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 2E01 E02 कॉस के डेल्टा माइनस 5। ये भी अभी निकालने अपन ने फॉर्मूला, तो इसको अपन ने लिख दिया। अब इसको अपन को किससे गुणा करना है? के से गुणा करना है, ठीक है। अतः दो तरंगों के अध्यारोपण से, दो तरंगों के, अतः दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग, दो तरंगों के अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता कैपिटल आई निम्न होगी। क्या हो जाएगी बच्चों? आई इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? E01 स्क्वायर प्लस E02 स्क्वायर प्लस 2E01 E02 कॉस के डेल्टा माइनस 5। लिख लीजिए यहां तक एक बार। अब देखिए, के को गुणा कर देंगे, आई इक्वल टू के E01 स्क्वायर प्लस के E02 स्क्वायर प्लस 2k E01 E02 कॉस के डेल्टा माइनस 5, ठीक है।
अब देखिए ये, इसको और भी थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, i इक्वल टू के E01 स्क्वायर के E02 स्क्वायर प्लस 2k E01 E02, ठीक है। तो यहाँ पे आप k को जो है, k को अपन ऐसा लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट के, ठीक है। तो k को रूट के इंटू रूट के लिख सकते हैं। तो इसको अपन ने क्या कर देते हैं, एक तो रूट के और E01 को अपन लिख देते हैं E01 का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब यही आएगा, और एक रूट के को जो है इसके साथ लिख देते हैं, ठीक है। और कॉस के डेल्टा माइनस 5। अब अपन जानते हैं कि एक नियतांक इंटू आयाम स्क्वायर क्या होती है, तीव्रता होती है, ठीक है। तो नियतांक इंटू ये पहले वाली तरंग के आयाम का स्क्वायर है, तो पहले वाली तरंग की तीव्रता बनेगी। ऐसे ही ये नियतांक इंटू दूसरे वाली तरंग की, दूसरे वाले तरंग के आयाम का स्क्वायर है, तो दूसरी वाली तरंग की तीव्रता बन जाएगी। तो ये पहले वाली तरंग की तीव्रता बन रही है, ये और ये तो सेम ही है। इस तरीके से ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं I1 पहले वाली तरंग की तीव्रता, और ये दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2 रूट I1, ठीक है, और रूट I2, 2 रूट I1 I2 कॉस के डेल्टा माइनस 5, ठीक है। देन I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2, इनको एक साथ भी लिख सकते हैं I1 I2 रूट I1 I2, ठीक है, और कॉस के डेल्टा माइनस 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। ये परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र आ गया आपके पास। लिख लीजिए यहां तक, लिख लीजिए एक बार यहां तक। अब देखिए, यदि φ2 और φ1 बराबर हो, प्रारंभिक कलाएं जो हैं वो बराबर हो, तो φ इक्वल टू क्या होता है, φ2 माइनस φ1, दोनों बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, φ इक्वल टू 0 आ जाएगा। उस स्थिति में I क्या बन जाएगा आपका, I हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 और कॉस के डेल्टा।
ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, आगे काम में लेंगे अपन। और पहले जितने समीकरण नंबर आ गए उससे अगला एक समीकरण नंबर इसको डाल लेना है, ठीक है, और एक इसको डाल लेना। ओके